अजय जी, हम सबके बीच में उपस्थित ऐसे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित माननीय डॉक्टर अनिल जोशी जी, बसंती दीदी जी, कन्हैयालाल जी और इस सभागृह में उपस्थित सभी उत्तराखंड के मैं देख रहा हूँ कि ऐसे सभी अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्षेत्रों के काम करने वाले ऐसे प्रबुद्ध भाई और बहनों, सबसे पहले आज के कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, मैं जिस विषय की चर्चा यहाँ होगी उसी विषय से संबंधित एक विषय है, क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन ये देश के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देश के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स किया है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का काम किया है। कई प्रांतों में आजकल कई प्रकार की जो डिबेट चलती है, गुजरात में, बाकी कई प्रांतों में भी अब शुरू हुआ है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि समाज में जब जब भी ऐसे बदलाव की शुरुआत होती है तो कहीं से वो बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए, और इस मामले में हमारा उत्तराखंड या देवभूमि इसने सबसे पहली भूमिका अदा की है। तो पक्का देश के अंदर आने वाले दिनों के अंदर हम सब जो इस देश में रहने वाले लोग हैं उन सब के लिए एक समान कानून की व्यवस्था भविष्य में इस देश में हो पाएगी, ऐसा एक विश्वास देवभूमि के इस काम से लगता है। आज जिस विषय की चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, विषय कोई नया नहीं है, हम सब सुनते आए हैं, चर्चा भी करते आए हैं। हम सब जानते हैं अपने देश की स्वाधीनता के बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद अब इस भारत को कैसे चलना है, तो हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया, डेमोक्रेसी को अपनाया कि अब यह भारत एक लोकतंत्र के आधार पर चलेगा, और जहां पर भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहां पर चुनाव उसका एक अनिवार्य पार्ट है। लोकतंत्र है तो इसका अर्थ है लोगों के द्वारा लोग अपने लिए एक व्यवस्था का निर्माण करेंगे, और व्यवस्था का निर्माण कैसे होगा, तो उसके लिए चुनाव होंगे। जहां पर भी चुनाव होते हैं वो चुनाव स्वस्थ और निष्पक्ष तरीके से हों, यह हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अगर अपने भारत देश को अगर हम देखते हैं तो जब देश आजाद हुआ उस समय पहले चुनाव में भारत में 17 करोड़ 32 लाख वोटर थे, और 2024 का जो अभी का लोकसभा चुनाव हुआ है, इस चुनाव में 96 करोड़ 8 लाख वोटर हैं, यानी 4 गुना उससे ज्यादा मतदाताओं की संख्या आज हमारे देश में हो गई है। इसलिए हमारे सामने भी अब भारत में यह लगातार चुनाव होते रहना, स्वस्थ तरीके से चुनाव होना, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना, हमारा ये लोकतंत्र मजबूत बना रहे, उसके लिए हमारे सिस्टम में कौन से रिफॉर्म्स करने चाहिए जिसके कारण से भविष्य में हमारे चुनाव की व्यवस्था और हमारा लोकतंत्र दोनों ठीक रहे। समय समय पर हम सब जानते हैं जिस प्रकार से पूरी दुनिया बदल रही है, हम सब देश में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं बदल रही हैं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। 140 करोड़ लोग जो 1947 में सोचते थे, आज 2025 में क्या वही उनकी रिक्वायरमेंट है? तो हम सबके सपने भी अलग हुए हैं। उसको ध्यान में रखकर समय समय पर हम अपनी व्यवस्थाओं में, सिस्टम में रिफॉर्म्स करते आए हैं। देश की स्वाधीनता से लेकर आज तक अगर कितने प्रकार के रिफॉर्म्स हमने किए हैं, अगर उसकी संख्या निकालेंगे तो शायद सैकड़ों रिफॉर्म्स होंगे। हमने समय समय पर देश की आवश्यकता के हिसाब से अपनी कानून की व्यवस्थाओं को बदला है। आज टेक्नोलॉजी आई है, साइबर क्राइम आए हैं, तो हम अपने देश की पूरी आईपीसी से लेकर सीपीआरसी सभी को बदला है। हमने देश के प्रशासनिक स्ट्रक्चर को भी समय समय पर बदला है। हमने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को आज की वर्तमान आवश्यकता के हिसाब से कौन सी एजुकेशन हम देश के युवा को देना चाहते हैं, हम हर बार नई शिक्षा व्यवस्था लेकर आते हैं।
तो देश की आवश्यकता के हिसाब से, हम समय के हिसाब से हम अपने सिस्टम में रिफॉर्म्स करते हैं। ऐसे ही हमने अपने चुनाव की व्यवस्थाओं में भी समय समय पर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। हम सब जानते हैं, कुछ साल पहले तक हम सब बैलेट पेपर से जाकर वोट डालते थे। आज हम जाकर बटन दबाकर आते हैं। आज हम जब बटन दबाते हैं तो हमने किसको वोट डाला है, वो वीवीपैट की पर्ची भी हमको बताती है कि हमारा वोट किसको गया है। आज से कुछ साल पहले तक 21 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार था। आज भारत के 18 वर्ष के नौजवान को भी वोट देने का अधिकार है। यानी समय समय पर हमने अपनी चुनाव की व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया है, रिफॉर्म्स किया है। आज इसी प्रकार से फिर से देश में एक ये बहस शुरू हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो जो अभी अनिल जी ने भी चर्चा की, पिछले 30 साल से यानी 95 से लेकर ये 2025 तक 30 साल में एक साल भी भारत में ऐसा खाली नहीं गया जहां कभी किसी समय पर किसी स्टेट में चुनाव नहीं हो रहे होते हैं। यानी कंटिन्यू 30 साल से भारत में लोकसभा के या किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हो ही रहे। 95 से लेकर 2025 तक 30 साल से हमारा देश, और इसके अलावा ये लोकसभा विधानसभा छोड़िए तो प्रांतों में होने वाले जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव है, जिला पंचायतों के चुनाव है, कोऑपरेटिव के चुनाव हैं, ये सब अगर जोड़ लें तो शायद और ज्यादा होगा। लेकिन मैं केवल लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव को देखता हूं तो 30 साल से भारत में कंटिन्यू चुनाव हो रहे हैं। यानी हमारा देश पिछले 30 साल से एक इलेक्शन के मोड में इलेक्शन के मोड में है। चुनाव के बाद चुनाव के बाद चुनाव। अभी हम सब देखेंगे, लोकसभा का चुनाव हुआ, एक साल भी पूरा नहीं हुआ। लोकसभा से पहले राजस्थान के चुनाव हुए, उससे पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, और अभी कुछ दिनों के बाद में बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव समाप्त होगा, बंगाल का विधानसभा चुनाव है, बंगाल के साथ में आसाम का, तमिलनाडु का भी चुनाव है। यानी हर साल प्रांत देश भर में कहीं ना कहीं चुनाव होने के कारण से यह देश में एक डिबेट शुरू हुई है कि हमारे देश का कितना समय, कितना पैसा, कितने संसाधन केवल चुनाव के अंदर ही खर्च हो रहे हैं। तो क्यों ना देश के अंदर एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो देश को कितना ज्यादा फायदा होगा, उसको ध्यान में रखकर ये चर्चा शुरू हुई है। और अभी हमारे किसी वक्ता ने कहा, ये कोई नया विषय नहीं है। देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन, कई बार लोगों को लगता है अच्छा जैसे मोदी जी आने के बाद वन नेशन वन टैक्स ऐसे है, तो यह भी एक हो गया है कि एक देश है तो एक चुनाव। ऐसा नहीं है। हमारे देश का पहला चुनाव 52 में जो हुआ, उस 52 के पहले इलेक्शन के अंदर लोकसभा और देश की सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। दूसरा आम चुनाव 57, 62, 67 कंटिन्यू 4 चुनाव इस देश के अंदर जो हुए लोकसभा के, उनके साथ ही देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव होते थे। जब 20 साल तक भारत में अगर एक साथ चुनाव हुए हैं तो आज को नहीं हो सकते। इसलिए कोई ये विषय हमारे लिए नया नहीं है। 67 के बाद इंदिरा गांधी ने कुछ राज्यों की सरकारें भंग की, लोकसभा भंग की गई, बीच में इमरजेंसी आई, इमरजेंसी के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इस कारण से जो आज हम पिछले 30 साल से कंटिन्यू भारत में चुनाव 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 जो देख रहे हैं, उसका बड़ा कारण है शुरुआत वहां से हुई है। और वो बिगड़ते 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 आज हम यहां पर आकर पहुंचे हैं कि अब देश में ये डिबेट, बहस शुरू हुई है कि इस समस्या का समाधान क्या है। ये पहली बार अभी रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनी है, उस कमेटी की रिपोर्ट आई है, लेकिन क्या उससे पहले सबसे पहले 83 में हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देश में ये बिगड़ते हुए चुनाव को देखकर एक साथ चुनाव कराने के बारे में सोचना चाहिए। ये 83 में पहली बार हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा। 1990 में हमारे लॉ कमीशन ने कहा, उसके बाद में हमारे नीति आयोग ने कहा, समय समय पर हमारे लॉ कमीशन ने भी बार बार रिकमेंड किया कि देश में
ये इलेक्शन इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स होना ही चाहिए। और उसी चर्चा में से माननीय राजनाथ कोविंद जी की कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आई, बिल आया, लोकसभा में आया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। यानी वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अब पूरे देश में चर्चा करने के लिए जाने वाली है। माननीय रामनाथ कोविंद जी ने भी पूरे देश भर में 21,000 सजेशन रामनाथ कोविंद जी की कमेटी को भी आए। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो 18,000 पेज की रिपोर्ट है कि देश में कैसे वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 47 पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने सजेशन दिए हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने भी अपने सजेशन दिए हैं कि देश के लिए कैसे वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। यानी इतनी डिबेट चर्चा के बाद देश के अंदर यह बिल आया और बिल के बाद आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फिर से देश भर में इस सब को कैसे लागू करना चाहिए उसके सजेशन लेने के लिए जाने वाली है। मेरा मानना है कि बार बार चुनाव के कारण से जो हम सब जानते हैं कि क्या नुकसान होता है, क्या हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान, हम में से कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक खर्चा बहुत होता है, खर्चा सेकेंडरी है, लेकिन आप उससे ज्यादा देखिए कि बार बार चुनाव होने के कारण से सबसे ज्यादा हमारा विकास प्रभावित होता है। जब कभी भी कहीं भी चुनाव आता है, विकास के काम रुक जाते हैं, डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। आप सब भी जानते होंगे, चुनाव है, आचार संहिता लगी है, कोई काम नहीं होगा, सारे प्रोजेक्ट काम डिले और पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं। इसके कारण से हमारे कई प्रोजेक्ट, मुझे उत्तराखंड का उदाहरण ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कई प्रोजेक्ट को जानता हूं जो केवल आचार संहिता के कारण से प्रोजेक्ट डिले हुए, पेंडिंग हुए और बाद में उनकी कॉस्टिंग इतना बढ़ी कि उन प्रोजेक्टों को पूरा कराने के लिए 10-10 गुना पैसा भारत का हमारा लगा। फ्लाईओवर बनना है, सड़क बननी है। मैं जानता हूं बनारस का एक फ्लाईओवर, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय, चुनाव से पहले उन्होंने यहां शिलान्यास किया। शिलान्यास होने के बाद थोड़ा सा फ्लाईओवर बना, चुनाव आ गए, रुक गया। अगली बार ध्यान में दूसरा चुनाव आया तो दूसरी तरफ से फ्लाईओवर का शिलान्यास हुआ, वो भी रुक गया। 10 साल तक मां गंगा जी के ऊपर एक फ्लाईओवर दोनों तरफ से लटका हुआ था, क्योंकि चुनाव के कारण से, आचार संहिता के कारण से जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ बाद में वो बहुत कॉस्टली हो गया। तो 10 साल तक वो फ्लाईओवर ऐसा ही पड़ा रहा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी जब बनारस के सांसद बने, उन्होंने 6 महीने के अंदर वो फ्लाईओवर पूरा किया। एक काम नहीं, ऐसे हजारों काम जो चुनाव से पहले शुरू होते हैं, लेकिन चुनाव शुरू होने के बाद, खत्म होने के बाद वो प्रोजेक्ट पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं। हम सब जानते हैं चुनाव जीतने के लिए हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में घोषणा करता है, काम भी शुरू कराता है, चुनाव होने के बाद पेंडिंग। कितना पैसा, कितने विकास के काम इस देश में केवल ये बार बार चुनाव होने के कारण से, आचार संहिता नहीं होने के कारण से ध्यान में आते हैं।